बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। जी बच्चे, आज हम लोग इस लॉ ऑफ मास एक्शन का इंट्रोडक्शन जो है इसे डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन को भी पढ़ेंगे। ये बोर्ड के लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड में किस तरह से आएगा, किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ये आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है वो ड्राइव करेंगे। इसका जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है इसे हम ड्राइव करेंगे फॉर अ सिंपल रिएक्शन एंड फॉर अ जनरल रिएक्शन। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले अब वो तमाम लोग जो इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की फौरी तौर पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा जो अब टॉपिक है ये है द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की जो डेफिनेशन है आपको आपकी बुक के पेज पर लॉ ऑफ मास एक्शन की हेडिंग के नीचे आपको इसका सारा डेफिनेशन और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो रेक्टेंगल में नजर आपको आ रहा होगा। ये सारी वर्डिंग आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेनी है। तो आइए जरा चलते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इस लॉ को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले दो केमिस्ट थे जिनका नाम गोल्डबर्ग और वेग था। इन्होंने 1869 के अंदर इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आइए जरा हम समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर उसने दो बातें की हुई हैं, तो हमने बारी बारी इन बातों को समझना है। तो इसमें सबसे पहली बात जो उसने की है वो ये है द रेट एट विच सब्सटेंस इज रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अब वो कह रहा है कि वो रेट, वो स्पीड जिस पर सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे आपस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके एक्टिव मास के। मीन्स कि अगर आप सब्सटेंस की क्वांटिटी जितनी ज्यादा करेंगे वो उतनी ही स्पीड में आपस में रिएक्ट करेंगे। अब दूसरी बात जो उसने की है वो ये है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इसी तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन की स्पीड होगी, वो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज के। प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने एक्टिव मैसेज जो है सब्सटेंसेस के, जो है उनकी मोलर कंसंट्रेशन है, उनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही आप उन सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट का मतलब फिर बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, तो वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा कि भाई रिएक्शन की स्पीड क्या है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कि अगर आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर उसकी वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। अब इसने दो बातें जो हमने समझानी थी वो आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो बात हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जो एक्टिव मास है दरअसल ये मोलर कंसंट्रेशन है। तो जी बच्चे, अब वो आपको एक्टिव मास के बारे में बता रहा है कि जनरली एन एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन को हम कंसीडर करेंगे जिसका यूनिट जो है वो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, जाहिर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट। एक स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए जरा अब हम लोग इसकी डेरिवेशन देखते हैं फॉर अ सिंपल रिएक्शन, एक सिंपल रिएक्शन के लिए। अब सिंपल रिएक्शन जो है ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, A प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस डी। ये एक सिंपल रिएक्शन हमने लिया है। ये सिंपल क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल रिएक्शन ले लिया। अब हम अगर इनके एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें इनके बाहर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल A स्क्वायर ब्रैकेट, B स्क्वायर ब्रैकेट, C स्क्वायर ब्रैकेट एंड D स्क्वायर ब्रैकेट आर द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनकी मोलर कंसंट्रेशन के लिए हमने इनके सिंबल्स के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है ताकि ये स्क्वायर ब्रैकेट इनकी मोलर कंसंट्रेशन को शो करे जिसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, तो डेफिनेटली इसमें से एक फॉरवर्ड पोर्शन होगा और एक रिवर्स पोर्शन होगा। तो सबसे पहले
हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपके पास रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब आपके पास यहाँ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, ए एंड बी है, एंड देयर मोलर कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो रेट है इनका फॉरवर्ड रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी यहाँ पर क्या है, स्क्वायर यानी कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, और हमने इनकी मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है। अब आपके पास जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, अगर आप इसे खत्म करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट की जरूरत होगी, और वो कांस्टेंट यहाँ पर KF होगा, जिसे हम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। तो आपके पास जो सेकंड एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं वो क्या है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF एंड प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। इसी तरह अगर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं C और D, वो आपस में रिएक्ट करके फिर से रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे, यानी A और B बनाना शुरू कर देंगे। तो अब इनका रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें देखना होगा तो वो क्या होगा, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ C एंड D। ठीक है, इनके एक्टिव मैसेज का हमने प्रोडक्ट लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट इनके एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से खत्म करना है तो आपको इस यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लगाना होगा, और वो कहलाएगा कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय KR, जिसे आप KR से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। अब हम लोग जो है वो इससे नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पर KF और KR जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं, जो कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कहलाएंगे। जो आपकी बुक की वर्डिंग है वो कह रहा है कि वेयर KF एंड KR आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हम लोग फर्स्ट कर लें, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, तो आप लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ तो इनकी वैल्यूज आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रही होगी कि KF जो है और आपके पास जो है वो प्रोडक्ट है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B का, और दूसरी तरफ आपके पास KR एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। यहाँ पर A, B और जो C, D है ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, जबकि KF और KR क्या है, कांस्टेंट। तो क्यों ना हम लोग कांस्टेंट को एक साइड पे कर दें, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दें, तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, KF ओवर KR इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। जी बच्चे, ये मेरे पास इसका एक्सप्रेशन आ चुका है। अब चूंकि KF और KR दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो मैं इनकी जगह पर एक नया कांस्टेंट यूज करूंगा जिसे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दूंगा, which is represented by Kc and its value is equal to Kf over Kr। तो मैं अब KF over Kr की बजाय अगर Kc वैल्यू पुट कर दूं, जिसे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहा हूं, तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया, Kc is equal to product of molar concentration of C and D over product of molar concentration of A and B। जी स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर लिया है, और ये है सिंपल रिएक्शन के लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे जनरल रिएक्शन के लिए। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग कैटेगरी के अंदर, ये लॉन्ग कैटेगरी में क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल भी बोर्ड में ये लॉन्ग के अंदर आया हुआ था क्वेश्चन। अब आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक जनरल रिएक्शन देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है स्मॉल a एंड कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B। रिवर्सिबल रिएक्शन है स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D है। ये एक जनरल रिएक्शन है। जो पहले आपने रिएक्शन देखा था इसमें ये स्मॉल अल्फाबेट नहीं थे। अब जो बेटा यहाँ पर स्मॉल अल्फाबेट्स है ना, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स को शो करेंगे कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं। अब इसकी मदद से हम इसे एक्सप्रेशन को दोबारा से ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं, एक है फॉरवर्ड और दूसरा है रिवर्स। उसी तरह लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरे पास इसकी स्टेटमेंट में माइनर सा चेंज आएगा, वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे दोबारा देखनी है। मैं यहाँ दोबारा आपको बता रहा हूँ, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentrations। अब यहाँ उसने एक्टिव मास की बजाय मोलर कंसंट्रेशन का वर्ड यूज कर दिया, जो कि एक ही बात है, of its reactants raised power to equal to
is their number of moles in a balanced chemical equation of a reaction। अब वो आपसे कहता है कि जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये तो पहली वाली स्टेटमेंट होगी। अब उसने आगे आपसे कहा कि आपने पावर रेज करनी है, ठीक है, रेज पावर, आपने पावर रेज करनी है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, उनके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन। ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट है कि आपके पास इनकी जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं आप उसी वैल्यू को, उन्हीं नंबर ऑफ मोल्स को आपने उसकी पावर बना देना है। तो जरा इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम देखें तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट capital A and capital B are reactants where small a and small b are their number of moles। तो according to law of mass action, तो अगर हम देखें तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and B रेज्ड पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। अब जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है वो है स्मॉल b एंड स्मॉल a। आप देख सकते हैं कि हमने उन्हीं की क्या बना दी है, पावर्स। तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन चुका है, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A और स्मॉल a उसकी पावर है, इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल B और स्मॉल b उसकी पावर है। अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना है तो मुझे यहाँ पर भी एक कांस्टेंट चाहिए। सिमिलरली मैं यहाँ पर KF यूज कर रहा हूँ जो कि कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, RF रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, is equal to KF and product of the molar concentration of A and B। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन की थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं कि सबसे पहले जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है इसे हम कैपिटल R स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे और उसी तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C एंड कैपिटल D, जबकि आपने इन्हीं के जो नंबर ऑफ मोल्स थे यानी कि स्मॉल c और कैपिटल स्मॉल d, ये आपने क्या बना देने हैं, इनके पावर्स, ओके, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C एंड कैपिटल D वेयर एज स्मॉल c एंड स्मॉल d आर देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने उसको पावर रेज कर दिया। अब अगर आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट की जरूरत होगी और वो कांस्टेंट यहाँ पर होगा कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KR। तो कैपिटल R स्मॉल r ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है, इज इक्वल टू KR प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। इसी तरह अगर मैं सपोज कर लूं कि यहाँ पर ये जो आपके पास रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है, जहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है उनकी स्पीड आपस में इक्वल हो जाती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है तो वहां पर RF और RR जो है वो इक्वल हो चुके होते हैं। तो अब हम इनकी वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास जो इसका एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगा, KF प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू KR प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। अब अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाऊं और वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाते हैं तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, KF ओवर KR इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। तो मैं इसी तरह दो कांस्टेंट की बजाय एक ही कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं KF ओवर KR की बजाय KC यूज करूंगा जिसे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकता हूं। तो मैं अगर यहाँ पर KC पुट कर दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स C एंड D ओवर प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B। जी बच्चे, ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये मेरे पास जनरल रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव हो गया है। अब आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग कैटेगरी में आता है, आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी और फिर डायरेक्ट जनरल रिएक्शन से आपने स्टार्ट करना है। अगर आपको जनरल रिएक्शन के लिए डिमांड किया गया है, सिंपल रिएक्शन के लिए कहा है तो आप सिंपल रिएक्शन वाला जो है वो इसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर देंगे। इसके अलावा अब आप लोगों को सिंपल रिएक्शन दिए जाते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई इसका जो है ना इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाएं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं क्वेश्चंस। अब आप लोगों की मैं बुक वाली एग्जांपल से यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन आ रही है जिसमें वो कहता है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO।
ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, यानी जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं। और आपने इसका जो एक्सप्रेशन है वो बनाना है, तो पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन RF इक्वल होगा KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि इनके साथ कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, तो इसलिए इनकी कोई पावर नहीं है, जबकि इनकी पावर अगर आप सपोज भी करेंगे तो वो 1 होगी। अब आपके पास रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिवर्स रिएक्शन है कैपिटल R स्मॉल r, वो इक्वल होगा KR एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और उसकी पावर हमने 2 ले ली है। वो पावर 2 इसलिए ली है क्योंकि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नजर आ रहे होंगे इक्वेशन के अंदर, जो 2 लगा हुआ है NO से पहले, वो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। आपने उसी को क्या बना दिया, पावर। तो लिहाजा अगर अब हम लोग इसका फाइनल एक्सप्रेशन देखें तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, आपके पास KC जो है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब हम लोग इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हमारे पास जो है वो आपको नेक्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल। तो आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबल रिएक्शन, इट मेक्स टू NH3 इट इज अ फॉर्मूला ऑफ अमोनिया गैस। अब आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस है ऑलरेडी, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 2 है, तो वहां पर भी 2 हो चुके हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो टोटल 6 हैं और दूसरी तरफ भी 6 हो चुके हैं। अब अगर हम देखें तो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो RF इज इक्वल टू KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर आपको पावर में 3 नजर आ रहा होगा। ये जो 3 है ये इसके नंबर ऑफ मोल्स थे, जिसे हमने पावर बना दिया। अब इसके बाद अगर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो हम आपके पास होगा कैपिटल R स्मॉल r इक्वल टू KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर भी पावर ली हुई है 2। ये 2 जो है ये अमोनिया के साथ 2 लगा हुआ है, जो कि इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपके पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन गया, वो है KC इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये आपके पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। अब आपके पास आपकी बुक के ऊपर टेस्ट योरसेल्फ के अंदर कुछ इक्वेशंस गिवन है, आपने इनके एक्सप्रेशन जो हैं वो खुद बनाने हैं। ये आपका वो काम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म का कोई मसला होता तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।